आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना काल के दौरान लगाए गए सभी प्रतिबंध अब हट गए। दरअसल भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज ने कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक की। सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, मंत्री विश्वास सारंग और दूसरे वरिष्ठ अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना नियंत्रण पर बातचीत की। कोविड से जुड़े प्रतिबंध हटाने के निर्देश दे दिए गए। अब सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन 100% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। सभी चल समारोह निकल सकते हैं। विवाह में आम दिनों की तरह मेहमान शामिल हो सकेंगे और अंतिम संस्कार में भी पहले की तरह लोग शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू को हटा लिया गया। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योग सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब सभी 100% क्षमता के साथ खुल पाएंगे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेस में छात्रों के शामिल होने की संख्या पर जो बैन था, रोक थी, वो भी हट गई। स्टूडेंट आम दिनों की तरह क्लासेस कर सकते हैं। वहीं जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं वो मेले में दुकानें लगा सकते हैं। साथ ही ज़रूरी है कि हॉस्टल में 18 साल से ऊपर के स्टूडेंट और स्टाफ दोनों को दोनों डोज लगे हों। सिनेमा हॉल में भी स्टाफ को दोनों डोज और दर्शकों को कम से कम 1 डोज लगाना हो, यह अनिवार्य किया गया। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। सीएम ने अपील की कि सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही इन तमाम जगहों पर जाएं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सेकेंड डोज की पेंडेंसी को खत्म करने के लिए आज 7वीं बार वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया। प्रदेश भर में आज 16,48,340 लोगों को वैक्सीन लगाया गया। सबसे ज्यादा वैक्सीन आज सागर जिले में लगी है। 87,092 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। शिवपुरी और सिंगरौली जैसे छोटे जिलों में भी आज बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हुआ है। दोनों जिलों में 50,000 से ज्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया गया। वहीं इंदौर, जबलपुर, भोपाल में 40,000 से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में अब तक कुल 7,66,49,821 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। देश में कोरोना के खिलाफ भले ही 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका हो, लेकिन अब भी कई लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं। तरह तरह के बहाने बना रहे हैं, अजीब सी शर्तें रख रहे हैं। सिंगरौली जिले के गढ़ाई गांव में ऐसा ही मामला दिखा, जहां के रहने वाले जगतपाल गोंड नाम के शख्स का यह कहना है कि उसकी जमीन का बंटवारा करवा दें तो वो 1 नहीं 4 डोज लगवा लेंगे। दरअसल अब तक वैक्सीन नहीं लगवाने पर नायब तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग की टीम बुजुर्ग जगतपाल गोंड को उसके घर समझाने गई थी, लेकिन उसकी शर्त सुनकर अधिकारी हैरान रह गए। बुजुर्ग जगतपाल ने यह भी कहा कि बीमारी जब आएगी तो कोई बचा नहीं पाएगा, तो टीका क्यों लगवाना। जगतपाल अपनी जिद पर अड़े रहे और अधिकारियों को मजबूरी में वहां से बैरंग लौटना पड़ा। पर नहीं हुआ है उसको सही करिए। इसका मैंने डालते डालते किसके यहाँ दिए थे? तहसीलदार को दिया हम। चलो तहसीलदार को हम कह देंगे। हमारा जब हो जाएगा तो हम 1 डोज नहीं 4 डोज लगवाएंगे। 4 नहीं लगते दादा, 4 नहीं लगते, 1 ही लगता है। बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में बड़ा जनजातीय शो करके भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया कि उसकी कोशिश अब आदिवासियों में पैठ बनाने की। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में जनजातीय समाज को न केवल सम्मान मिला बल्कि कई सौगातें दी गईं। उन्हें भगवान राम से जोड़ने का प्रयास तक हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के इसी मंत्र से बीजेपी आगामी 3 साल में देश के 9 राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत के रास्ते को तलाश रही। जनजातीय समाज के योगदान के बिना क्या प्रभु राम के जीवन में सफलताओं की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। वनवासियों के साथ बिताए समय ने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में अहम योगदान दिया।
जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने आदिवासियों को भगवान राम से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने ये बताया कि आदिवासियों ने ही एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। जाहिर है पीएम मोदी ने आदिवासी समाज को हिंदू धर्म से ही जुड़े रहने का रास्ता और मजबूत किया है। पीएम मोदी ने न केवल आदिवासी समाज का गुणगान किया बल्कि उन्हें सम्मान दिया। इस मेगा शो के साफ संकेत हैं कि बीजेपी ने आदिवासी समाज को साथ लेने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। ये साफ है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार और बीजेपी का पूरा फोकस जनजातीय समाज पर रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी ये बात अच्छी तरह से समझती है कि अगर उसे इस वर्ग का पूरी तरह से साथ मिल गया तो अगले 3 सालों में जिन 9 राज्यों और देश में लोकसभा चुनाव होने हैं उनमें बीजेपी आसानी से अपना परचम लहरा सकती है। देखिए, पहली बात यह है कि जनजातीय गौरव दिवस महज कोई चुनाव का मसला नहीं है। ये उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यों का सवाल है, समृद्धि का सवाल है, उनके सम्मान का सवाल है। और जो इस आयोजन पर सवाल खड़ा करते हैं 70 सालों में वो बुनियादी सुविधाओं पर बात क्यों नहीं करते, वो महज चुनाव के वोट बैंक पर क्यों आ जाते हैं। बीजेपी की इस कवायद को विपक्षी दलों की उस रणनीति के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है जिसमें विपक्षी दल मिलकर बीजेपी को सामूहिक रूप से चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल देश में आजादी के बाद कई दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं। ऐसे में पीएम मोदी ने आदिवासियों के सम्मान को लेकर सवाल किए तो कांग्रेस जवाब देने की तैयारी में जुट गई। आदिवासियों को जो सम्मान कांग्रेस ने दिया वो किसी पार्टी ने नहीं दिया। जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव की दृष्टि से सिर्फ चुनाव जब आते हैं, चुनाव नज़दीक आते हैं तभी आदिवासियों के सम्मान की बात ये लोग करते हैं। उससे पहले याद नहीं आती है आदिवासियों के लिए। बीते चुनावों की बात करें तो आदिवासी वर्ग के बीजेपी से दूर होने की वजह से उसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे आदिवासी बाहुल्य इलाकों की सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। बीजेपी इन राज्यों में मोदी मंत्र के सहारे सत्ता का रास्ता तय करने की कोशिश करेगी। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी मजबूत करेगी। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। इधर कांग्रेस पार्टी बढ़ती महंगाई को लेकर जन जागरण अभियान चला रही है और सरकार की नीतियों का विरोध कर रही है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इस अभियान के प्रभारी हैं, लिहाजा मध्य प्रदेश में जन जागरण अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है। कांग्रेस के इस अभियान से आम लोगों को जोड़ने की तैयारी। कांग्रेस ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया जिस पर मिस्ड कॉल कर कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान से जुड़ा जा सकता है। देश की सभी और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से 10-10 सदस्य वर्धा में जन जागरण अभियान को लेकर मास्टर ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो अपने अपने प्रदेश में जाकर जिला कांग्रेस कमेटियों को ट्रेन करेंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि महंगाई, पेट्रोल, डीजल, घरेलू रसोई गैस की कीमतों को लेकर मोदी और शिवराज सरकार के खिलाफ चुनाव से पहले एक तगड़ा माहौल बनाया जाए। हालांकि बीजेपी का यह दावा है कि इस अभियान से बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंद उद्योगपतियों को देश को बेचने की जो एक साजिश रची है, इसके खिलाफ पूरे देश में हम जन जागरण निकाल रहे हैं और जन जागरण के माध्यम से जनता को मूल मुद्दों के ऊपर जागरूक करके इनको बताने की कोशिश करेंगे कि ये झूठ और फरेब की राजनीति जो अच्छे दिन पे के नाम पे आए थे और कितने बुरे दिन दिखाने का काम इस सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी का ये अभियान जो है जन जागरण का नहीं है, अपनी दुकानदारी चलाए रखने का है। दिग्विजय सिंह जी अब अप्रासंगिक हो गए हैं, उनको कांग्रेस के नेता भी जो हैं सभाओं में, चुनाव में नहीं बुला रहे हैं और अपने आप में अपने कार्यकर्ताओं को बांधे रखने के लिए वो सारा प्रयास कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर भोपाल से हमको मिल रही है। सम्मान का ऐलान हुआ है। तुलसी और देवी अहिल्या सम्मान की घोषणा कर दी गई। संस्कृति विभाग के राष्ट्रीय तुलसी देवी अहिल्या सम्मान घोषित हुए। लखनऊ की मालिनी अवस्थी को देवी अहिल्या सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा मंडला की शांति बाई को भी देवी अहिल्या सम्मान प्रदान किया जाएगा। साल 2017 से 2020 तक तुलसी सम्मान की घोषणा की गई। 2017 के लिए जयपुर के चित्रकार कैलाश चंद्र शर्मा को सम्मान मिला है, जबकि 2018 के लिए राजनांदगांव के बांसुरी वादक विक्रम यादव को सम्मान प्रदान किया है। 2019 के लिए रायपुर के ख्यात कबीर गायक डॉक्टर भारती बंधु को सम्मान मिलेगा और 2020 के लिए जनजातीय कलाकार तिलक राम पेंद्राम को ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो बड़ी खबर भोपाल से पुरस्कारों का ऐलान किया गया। 2017 से 2020 तक पुरस्कारों का ऐलान, तुलसी और देवी अहिल्या सम्मान, इसकी घोषणा कर दी गई।
केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि 2024 तक देश के हर घर में नल से जल पहुंचे। लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने तय किया है कि 2023 में ही इस टारगेट को पूरा करना है। 2023 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इसलिए मुख्यमंत्री खुद इस योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश के पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने iNews24 से बातचीत में कहा कि प्रदेश में 2023 तक इसे पूरा करने का टारगेट है। जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश के हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है और 2023 तक ये लक्ष्य चुनाव के पहले पूरा करने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार की है। हमारे साथ प्रदेश के पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कल प्रधानमंत्री ने भी इस जल जीवन मिशन को लेकर बातें कही है, मुख्यमंत्री भी लगातार कह रहे हैं। क्या 2023 का चुनाव जो है उसके पहले आप लोग इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे? नहीं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है कि हम 2024 तक देश के हर एक गांव में, हर एक घर में स्वच्छ पेयजल जल जीवन मिशन के तहत उपलब्ध कराएंगे। तो चूंकि ये चुनाव से संबंधित नहीं है, ये तो क्या है कि जो घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने, और हम चाहते हैं अगर घोषणा की है तो क्यों ना, और एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन की, नल जल योजना, कि जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है, हर व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है। हमने ये लक्ष्य रखा हमारी सरकार ने कि हम चाहते हैं कि इसको 2023 तक हम पूर्ण कर लें, लेकिन इसका लक्ष्य तो है 2024। फिर भी हमारा प्रयास है कि हम 2023 तक इसको पूरा कर लें, क्योंकि जो सुविधा हमको देना है लोगों को वो जल्दी से जल्दी अगर मिल जाए, पैसा खर्च तो होना ही है, अगर सुविधा जल्दी पहुँच जाएगी तो लोगों को उसका फ़ायदा मिलने लग जाएगा। तो अभी कितनी प्रतिशत जो काम हो चुका है और वो ज़िले कौन से हैं जहाँ पर ये 100% काम हो गया है? अभी 100% तो मेरे ख्याल से 1-2 जिले ही होंगे, अभी 100% हुआ नहीं है, लेकिन होने वाला है जल्दी से जल्दी। हम चाहते हैं कि जब योजना एक बार बन जाएगी तो कम से कम 30 साल तो ये चले। तो चलेगी कब? जब इसका काम अच्छा होगा, गुणवत्ता का काम होगा, गुणवत्ता के उसमें पाइप डलें, टोटी लगे, सब काम अच्छा हो। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पानी नल के जरिए पहुंचाने की जो योजना है उसका लक्ष्य 2023 है और बहुत तेज़ी से इसका काम भी हो रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण कई जो योजनाएं बंद है। अब उसको लेकर सरकार समिति या स्व सहायता समूह के जरिए इन योजनाओं का संचालन करने की तैयारी कर रही है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC24 भोपाल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया का आज 26वां जन्मदिन है। वो पहली बार सार्वजनिक तौर पर हजारों लोगों के बीच अपना जन्मदिन मनाने पहुंचे। उन्होंने अपना जन्मदिन जय विलास पैलेस के परिसर में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मनाया। इस दौरान लगभग आधा सैकड़ा से ज्यादा केक उन्होंने काटे। वहीं सिंधिया समर्थकों ने उन्हें लड्डुओं से तोला। इस दौरान जमकर आतिशबाजी हुई। आर्यमन सिंधिया ने केक काटने में तलवार का इस्तेमाल किया। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे पहली बार सार्वजनिक तौर पर इतने लोगों के बीच अपने जन्मदिन को मनाते देखे हैं। ग्वालियर शहर में उनके हजारों होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं। इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या महाआर्यमन सिंधिया राजनीति में जल्दी एंट्री करने वाले? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दतिया में मां पीताम्बरा के द्वार पहुंचे और साथ ही राष्ट्रगुरु श्री स्वामी जी महाराज के दर्शन कर माथा टेका। इसके बाद महाभारतकालीन बनखंडेश्वर महादेव के दर्शन और अभिषेक किया। आज रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के झांसी दौरे पर थे और यहां से वो सीधे पीताम्बरा पीठ पहुंचे, पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, दतिया के विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया, पूर्व मंत्री माया सिंह और समाजसेवी बलदेव राज भल्लू मौजूद रहे। मंदिर में जो विद्यार्थी थे उन्होंने स्वस्ति वाचन मंत्रों के उच्चारण के साथ उनका अभिवादन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीताम्बरा मंदिर में करीब आधे घंटे रुके। मंदिर के सेवक ने ये बताया कि पीताम्बरा माई स्तंभन की देवी हैं और ये 10 महाविद्याओं में से एक है और इसीलिए सार्वजनिक तौर पर सर्वाधिक राजनेता यहाँ आते दिखते हैं। आज राजनाथ सिंह भी इसी क्रम में यहाँ आए थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज चित्रकूट पहुंची। वहां उन्होंने सबसे पहले मतेंगनाथ शिव मंदिर में पूजन अर्चन किया और फिर भगवान कामतानाथ के दर्शन किए। इसके बाद रामघाट पर महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम किया।
प्रियंका गांधी ने कहा कि वर्तमान में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है और इसीलिए उनकी पार्टी 40% महिलाओं को ही टिकट देगी। भारत में सबसे ज्यादा तेंदुओं वाले मध्य प्रदेश में एक ऐसी रिसर्च जारी है जो तेंदुओं और इंसानों के साथ रहने के विकल्प को तलाश रही। यह रिसर्च जबलपुर स्थित SFRI के साइंटिस्ट कर रहे हैं, जिसका नतीजा मॉडल के तौर पर सारे देश में लागू किया जाना है। शहरी आबादी में बार बार दिख रहे हैं तेंदुए। क्या इंसानों के साथ रहना चाहते हैं तेंदुए? क्या इंसान और तेंदुए एक साथ रह सकते हैं? SFRI तलाश रहा इन सवालों के जवाब। जी हां, लेपर्ड स्टेट मध्य प्रदेश में इन दिनों एक नई रिसर्च चल रही है, जिसमें इस बात का पता लगाया जा रहा है कि क्या इंसान और तेंदुए एक साथ रह सकते हैं। जबलपुर के स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। दरअसल आए दिन तेंदुओं को शहरी इलाकों में देखा जा रहा है। जबलपुर के डुमना इलाकों में एयरपोर्ट और नया गांव की इंसानी आबादी के पास तेंदुओं का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है। लिहाजा जहन में बार बार यही सवाल उठ रहा है कि क्या तेंदुए इंसानों के साथ रहना चाहते हैं? आखिर क्यों वो जंगलों को छोड़कर बाहर आ रहे हैं? वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट अब इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। शहरी क्षेत्र में जो लेपर्ड आ रहे हैं वो किस स्थान से आ रहा है, उसकी उस स्थान में क्या कमियां हैं, अगर कमियां हैं तो उस कमियां को हमको खोज करना है। और अगर शहरी क्षेत्र में आ रहा है तो उस शहरी क्षेत्र में किस जगह में आ रहा है, उसकी कितने पॉपुलेशन होना चाहिए, उस पॉपुलेशन की भी हम देखेंगे, खाने की खुराक क्या है वो देखेंगे। वैसे तेंदुओं को मध्य प्रदेश कुछ ज्यादा ही भा रहा है, इसलिए इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तेंदुए हैं। देश में सबसे अधिक 3,421 तेंदुए MP में ही हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किए थे आंकड़े। 2014 के मुकाबले 2018 में 88% संख्या बढ़ी। दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है, जहां 1,783 तेंदुए हैं। वहीं 2022 में नया आंकड़ा पेश किया जाएगा। रिसर्च में MP में लेपर्ड सेंचुरी बनाने की जरूरत महसूस हो रही है। रिसर्च टीम के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिरुद्ध मजूमदार का मानना है कि जबलपुर मध्य प्रदेश की पहली लेपर्ड सेंचुरी के लिए सबसे मुफीद जगह हो सकती है। हमारे रिसर्च में अगर देखा जाए जो यहाँ लेपर्ड की पॉपुलेशन बहुत अच्छे है, जिसको एक सेंचुरी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो हम लोग अपने रिसर्च जो आउटपुट है उसके माध्यम से हम हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी उनको हम सुझाव देंगे। रिसर्च टीम इंसानों और तेंदुओं के साथ रहने को लेकर लगातार जांच कर रही है। साथ ही लेपर्ड सेंचुरी की तमाम संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। अब ऐसे में रिसर्च टीम के रिजल्ट का इंतजार है। इंसानों और तेंदुओं के को एग्जिस्टेंस को लेकर चल रही SFRI की ये रिसर्च न सिर्फ देश भर के लिए मॉडल बन सकती है, बल्कि लेपर्ड सेंचुरी के तौर पर जबलपुर को एक बड़ी उपलब्धि दिला सकती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। नागपुर से आमला तक चलने वाली मेमू ट्रेन में 18 साल से कम उम्र के यात्री यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पांडुरना रेलवे स्टेशन पर नोटिस भी चस्पा किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं उन्हें ही यात्रा की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट रखना जरूरी है। 18 साल से कम उम्र के यात्रियों को ट्रेन में एंट्री नहीं मिलेगी। कोरोना के चलते करीब 2 साल से बंद आमला नागपुर पैसेंजर 18 नवंबर यानी कल से शुरू हो रही है, लेकिन इसके पहले नोटिस लगाकर 18 साल से कम उम्र के यात्रियों को इस ट्रेन में यात्रा की अनुमति नहीं मिली। पांडुना रेलवे स्टेशन मास्टर ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगा और इसके चलते मध्य रेल विभाग ने यह फैसला लिया है। ग्वालियर जिले की 43 साल पुरानी हजरात मार्केट की शिफ्टिंग पर नगर निगम, स्मार्ट सिटी अफसरों और व्यापारियों के बीच विवाद हो गया है। दरअसल स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन इस मार्केट को तोड़कर नया करना चाहता है। प्रोजेक्ट पूरा होने तक यहां के 72 दुकानदारों को खुर्जेवाला मोहल्ला स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पहली और दूसरी मंजिल पर दुकानें दी जा रही हैं, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि किराना, चाय, मिट्टी के बर्तन, मेडिकल, जनरल स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक के सामान के लिए ग्राहक फर्स्ट या सेकंड फ्लोर तक नहीं आएंगे।
ऐसे में इनका कारोबार चौपट हो जाएगा, परिवार पालने का संकट होगा। उन्हें चिंता भी है कि उन्हें नई जगह दुकान मिलेगी कि नहीं। फिलहाल इस मामले में चेंबर ऑफ कॉमर्स स्मार्ट सिटी और दुकानदारों में समन्वय बनाने का काम कर रहा है। 34 परिवार हैं, उनको आप कहाँ शिफ्ट करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है। दूसरी बात, हम तो चाहते हैं कि हम जिस हालत में वहीं ठीक है, पहली बात तो। मगर फिर भी हम अगर वो डेवलपमेंट चाहती है तो पहले हमसे कोई किसी प्रकार की वो ना हो कि भैया पैसे मांग रहे हैं या कुछ हो रही है, कोई डिमांड हो रही है समय के बाद। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा व्यापारियों की एक बैठक बुलाई गई थी और व्यापारियों की ये शंका थी कि ऐसा नहीं हो कि ये कितने दिन में हमें मिलेगा, पहला चीज। दूसरा, हमें ही मिलेगा ये गारंटी होना चाहिए। तीसरा, कोई अतिरिक्त राशि की डिमांड नहीं की जाएगी, ये गारंटी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।